स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं कोमल सचिन जाधव आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय पूरक पठन, जो कि बेहतरीन तो है, उसी के साथ महत्वपूर्ण एवं अच्छे अंकदान की प्राप्ति कराने वाला विभाग पूरक पठन यह एक महत्वपूर्ण अंक है जो कि अच्छे अध्ययन से, लगन से हमें अच्छे गुणों की ओर ले जाता है। तो ये जो पूरक पठन है वो अच्छे अंकों की प्राप्ति कैसे करवाता है या फिर अच्छे अंक हमें किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है, उपलब्धि करवा सकता है, यह आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, पूरक पठन यह शब्द तो हमने सुन लिया, लेकिन ये जो पूरक पठन 8 अंकों के लिए है उसका ढांचा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह ढांचा यदि आप समझ लोगे तो आप बारीकी से इस विभाग का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूरक पठन के अंक किस प्रकार दिए जाते हैं। तो देखिए, कृति पत्रिका में विभाग 3 पूरक पठन के लिए पूछा जाता है, जिसमें 8 अंक पूरे होते हैं, लेकिन उसका विभाजन देखिए 4 अधिक 4 कुल मिला के 8 अंक इस प्रकार विभाजन किया जाता है। इस विभाग का अधिक व्यापक स्पष्टीकरण आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूरक पठन का अर्थ जानते हैं, जो कि जानना बहुत आवश्यक है। पूरक का अर्थ सबसे पहले देखिए, पूरक इस शब्द का अर्थ क्या है? तो पूरा करने वाला या फिर आपूर्ति करने वाला या फिर पूर्ण करने वाला या फिर जिससे किसी की पूर्ति हो, और उसी के साथ जो पठन शब्द है उसका अर्थ भी जानना है। पठन सामग्री का अर्थ होता है पाठ्यक्रम का एक व्यापक रूप जो व्यवस्थित विस्तारपूर्ण होता है, तथा पूरक पठन सामग्री पाठ्यक्रम का एक संकुचित रूप होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना होता है। किसी भी लिखित सामग्री को अर्थ समझते हुए पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। वाचन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। और यह जो मौन वाचन है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, जो कि है गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। मतलब इस प्रकार अलग अलग वाचन के भी प्रकार रहते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता। मतलब वाचन के भी प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार हमने मौन वाचन के भी प्रकार यहाँ पे जान लिए हैं, जो कि पूरक पठन सामग्री में बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इकाई पहली और इकाई दूसरी में कुछ पद्य या फिर गद्य यह आते हैं, और उसमें भी पूरक पठन किस प्रकार दिया जाता है वो हम जानने वाले हैं कि हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में कौन कौन से पाठ या कविताएं पूरक पठन में दी है। तो देखिए, सबसे पहले पाठ का नाम, उसका विधा यानी प्रकार, रचनाकार मतलब लेखक या फिर लेखिका या फिर कवि, यह हुआ। तो सबसे पहला देखिए मन, उसका विधा है हाइकू, उसके रचनाकार है विकास परिहार जी। उसके बाद खुला आकाश, जो कि विधा है डायरी अंश, उसके रचनाकार है कुंवर नारायण जी। ठेस यह पाठ का नाम है, उसका विधा है आंचलिक कहानी, उसके जो रचनाकार है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी। उसके बाद जो इकाई दूसरी है उसमें देखिए पाठ का नाम, विधा और रचनाकार दूसरी इकाई में से हम देख रहे हैं। तो देखिए 2 लघु कथाएँ, इसका विधा है लघु कथा, उसके जो रचनाकार है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी। अगला
हम इस धरती की संतति है, यह है कव्वाली विधा प्रकार। उसके रचनाकार है उमाकांत मालवीय जी। उसके बाद अंतिम बूढ़ी काकी, उसे वर्णनात्मक कहानी या फिर उसके रचनाकार है प्रेमचंद जी। इस प्रकार हमने इकाई पहली और दूसरी में से पूरक पठन यह देखे कि किस प्रकार उसके विधा है या फिर रचनाकार है, पाठ के अलग अलग नाम देखे। इस प्रकार यहाँ पे हमने जानकारी ली है। तो देखिए, पूरक पठन गद्य और पद्य दोनों में भी पूछे जाते हैं। गद्य मतलब पाठ और पद्य मतलब कविता। तो कौन कौन सा गद्य है और पद्य है यह हम जानेंगे। तो देखिए, पूरक पठन गद्य में खुला आकाश, ठेस, दो लघु कथाएं, बूढ़ी काकी, यह अलग अलग पाठ है। तो पद्य में क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पद्य विभाग में है मन और हम इस धरती की संतति है, यह पद्य में आए हैं। मतलब हमने पूरक पठन गद्य और पूरक पठन पद्य यहाँ पर जाने हैं, जो कि आपको हमेशा ही याद रखने हैं कि पूरक पठन विभाग में कौन कौन से गद्य आए और कौन कौन से पद्य आए। आप अच्छे से शांतता के साथ यह अध्ययन करते हैं तो सहजता से आपके ध्यान में यह बात रहेगी। तो देखिए, विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक, हमने पहले ढांचा भी जाना। अभी और विस्तार स्वरूप से यह जो विभाग 3 है पूरक पठन, वो क्या है या फिर उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें अंकों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, यह भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं, जो कि आप एकदम गौर से देखेंगे, यह आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है 3, जो कि है अ पठित गद्य परिच्छेद। यह गद्य है बच्चों, तो जो कि लगभग 80 से 120 शब्दों में आता है। उस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो देखिए, एक है आकलन कृति। उसमें आकलन कृति में 4 घटक होते हैं, जो कि प्रत्येक घटक आधे अंक, मतलब आधे अंक प्रत्येक घटक के लिए होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त होना, मतलब खुद के विचार वहाँ पे डालना होता है। उसी के साथ तीसरा ही प्रश्न आता है, पहला हुआ अ, लेकिन यहाँ है आ, जो कि है पठित पद्यांश। पहले गद्य देखा, उसके बाद पद्य देखा। यहाँ पर पठित पद्यांश में लगभग 6 से 8 पंक्तियाँ पूछी जाती है। फिर से जानिए, लगभग 6 से 8 पंक्तियाँ यहाँ पे पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर भी आकलन कृति का ही होता है, जो कि 4 घटक और आधा अंक प्रत्येक घटक के लिए, प्रत्येक मुद्दों के लिए आपको यहाँ पे आधा अंक यहाँ पे दिया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे अभिव्यक्ति भी पूछी जाती है। अभी ये तो हुआ अ और आ, जो कि हमने जाना कि गद्य और पद्यांश इस प्रकार में है। लेकिन उसके अंक देखिए, तो पहले गद्य परिच्छेद 4 अंकों में पूछा जाता है। आकलन कृति पूछी जाती है 2 अंकों के लिए, अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। तो आ कैसे पूछा जाता है पद्यांश का भाग, तो देखिए यह भी 4 अंकों के लिए होता है। उसमें आकलन कृति 2 अंकों के लिए और अभिव्यक्ति जो कि 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। यह भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अंकों का प्रकार या फिर अंकों का विभाजन, यह जो पूरा विभाग 3 है पूरक पठन 8 अंकों का, उसका जो विभाजन है, जो कि गद्य के लिए 4 अंक, पद्यांश के लिए 4 अंक, कुल मिला के हुआ 8 अंकों में विभाजित। और उसका जो हमने प्रारूप देखा कि आकलन कृति, अभिव्यक्ति, यह प्रकार के, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं 2-2 अंकों के लिए, जो कि आपके सामने ही रखे जाते हैं और उसी में से आपको अच्छे से सोच समझकर वहाँ पे लिखने होते हैं। तो आइए चलते हैं पठित गद्य पर आधारित परीक्षा में कुछ प्रश्न या फिर कृति पत्रिका में कुछ प्रश्नों के प्रकार आते हैं। सिर्फ कृति पत्रिका में यह प्रकार अच्छे से पूछे जाते हैं ऐसा नहीं,
आपका जो पाठ्य पुस्तक है, यदि आप गौर से देखेंगे, हर पूरक पठन के बाद यह प्रश्नों के प्रकार आए हैं। आज ही आप आपका पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसमें यह जो प्रश्न प्रकार है वो गौर से देखिए। तो देखिए कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, आकृति में लिखिए, गलत वाक्यों को सही करके फिर से लिखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, लिखिए, कृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। उसी के साथ देखिए, ये प्रश्नों के प्रकार है बच्चों। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए, विधान के सामने सत्य असत्य लिखिए, गलत सही नहीं लिखना है, यहाँ पे सत्य और असत्य लिखना है। उत्तर लिखिए, कारण लिखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, गलत वाक्य सही करके लिखिए। वहाँ पे गलत वाक्य दिया जाता है तो वो सही करना होता है आपको। यह वाक्य किसने किससे कहे हैं लिखिए। इस प्रकार के अलग अलग प्रश्नों के प्रकार यहाँ पे हमने जाने हैं। मैंने पहले भी कहा है कि यह जो प्रश्नों के प्रकार है आपको तो बाद में कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो कि आपकी अच्छी मित्र है, उसी में आप अच्छे से ढूंढ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अभी हमने गद्य में पूछे जाने वाले प्रश्न देखे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पद्य में किस प्रकार प्रश्नों के प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन से हैं वे प्रश्नों के प्रकार। आकृति पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, उचित जोड़ियां मिलाइए, परिणाम लिखिए, उत्तर लिखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, किसी भी पद्य पंक्ति का सरल अर्थ लिखिए, वर्गीकरण कीजिए, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए, सही गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। जब भी आप कविता पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों, तो यदि आप उसका अर्थ अच्छे से जानते हो, जान लेते हो, तो वह कविता आपको ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगी। उसको रट्टा या फिर रटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह जब भी आप कभी बड़े होंगे या कॉलेज में जाएंगे या फिर अगली ज़िंदगी में, कोई कविता आपको बहुत सारी प्रेरणा दे सकती है, जो कि आपके ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भी साबित होगी और उस कविता से आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो इस प्रकार यह हुए पद्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, जो कि बेहतरीन तो है, अलग अलग भी है, और यह भी आपके पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं। गौर से मैं फिर से कह रही हूँ कि आप 100% पाठ्य पुस्तक अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, पूरक पठन विभाग या फिर स्वमत अभिव्यक्ति, वहाँ पे पूछा जाता है जो प्रश्न, जो कि आता है 4 अंकों के लिए। लेकिन ये जो 4 अंक है उसका विभाजन देखिए बच्चों। पठित गद्य परिच्छेद जो कि 2 अंकों के लिए आता है, पठित पद्यांश 2 अंकों के लिए, गद्य और पद्य तो देखिए 2-2 अंकों के लिए, मतलब कुल अंक हुए यहाँ पे 4। यह जानना भी जरूरी है। स्वमत अभिव्यक्ति, यह प्रश्न तो इतना आसान है कि वो आपको पूर्ण अंक अच्छे से यहाँ पे प्राप्त करवा सकता है। तो ये जो स्वमत अभिव्यक्ति है, जो कि उसे छोड़ना नहीं है, यह प्रश्न हमें बहुत अच्छे से अंकों की प्राप्ति करवाता है, तो वो क्यों छोड़े। तो देखिए, ये जो स्वमत अभिव्यक्ति है उसका अर्थ संक्षेप में देखेंगे। अभिव्यक्ति माने अपने स्वभाव, अवगत विचार, अपने अनुभव संपन्नता से हम जो सोच समझकर लिखते हैं, वही अभिव्यक्ति की भावना होती है। कभी भी एक ही दिन में यह आदत नहीं आती है।
हमें लगातार किसी भी घटना प्रसंग पर उसी दृष्टिकोण से देखने सोचने की आदत बढ़ानी चाहिए। मतलब यहाँ पर बैठे सभी छात्र, सभी व्यक्ति, सभी जीव जंतु विचार कर सकते हैं और अपने विचार यहाँ पर बता सकते हैं। ये हुआ अभिव्यक्ति। तो देखिए, अभ्यास से यह कौशल्य विकसित होता है। अभिव्यक्ति वह स्थिति है अपने विचार, मत एवं भावना स्पष्ट रूप से कहना या लिखना, मतलब अभिव्यक्त होना, यह कहा जाता है। तो देखिए, यह जो स्वमत अभिव्यक्ति है उसका अर्थ और गहरा कैसे है। तो देखिए दोस्तों, अभिव्यक्ति हिंदी में स्त्रीलिंग उपसर्ग युक्त नाम संज्ञा है। इसका साक्षात्कार यह भी एक अर्थ है। अभिव्यक्ति यह अपने अपने विचार मत प्रदर्शन की पद्धति है। हम न शायद किसी प्रसंग, घटना या व्यक्ति के भले बुरे गुण दोषों पर अपना मत कह देते हैं, वही विचार खुद अपने होते हैं। छात्रों की दृष्टि से अभिव्यक्ति का विचार करते हैं तो छात्र अपने विचार, अनुभव, भावना अधिक अभिव्यक्त करते हैं, मत प्रकट करते हैं, चाहे वे सकारात्मक भी हो सकते हैं, क्योंकि वह उसके खुद अपने विचार, अनुभव होते हैं। और देखिए, स्वमत अभिव्यक्ति का अर्थ और क्या है। तो देखिए, इसमें इस समय एक स्वमत सकारात्मक है तो दूसरा स्वमत नकारात्मक भी है। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि नकारात्मक अभिव्यक्ति गलत है। यह उसका अपना अनुभव है। हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव आता है। वह अपने अनुभव, सोच समझ से यह प्रश्न लिख सकता है। उसने जो भी व्यक्त किया है वह उसकी स्वमत अभिव्यक्ति है, चाहे वह भली हो या फिर बुरी। यहाँ हमें अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व देना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें अच्छे से अच्छे अंकदानों की प्राप्ति करवा सकती है। इसलिए स्वमत अभिव्यक्ति यह प्रश्न भी बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको अच्छे अंक कृति पत्रिका में दिलवा सकता है। तो देखिए, हमने पूरक पठन का ढांचा जाना, प्रश्न विभाजन जाना और स्वमत अभिव्यक्ति भी जानी। तो उसी के साथ उदाहरण देखना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले पठित गद्य परिच्छेद यहाँ पर हम ले रहे हैं, जो कि है बूढ़ी काकी पाठ में से। तो यहाँ पर मैं ये पढ़ रही हूँ, गौर से सुनिए। पाठ तो आपको सिखाया ही जाएगा, लेकिन गौर से सुनिए, बहुत अच्छा पाठ है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवास्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता है या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो यह रोने लगती। उनका रोना, सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिख खाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वह सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। तो इस प्रकार का और अलग परिच्छेद भी, यह तो हमने सिर्फ उदाहरण के तौर पर लिया है, लेकिन और अलग परिच्छेद भी परीक्षा में आ सकता है। और उस पर प्रश्न देखिए किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो पहला प्रश्न का प्रकार है उत्तर लिखिए, जो कि 2 अंकों के लिए आता है। बूढ़ी काकी का शारीरिक स्वास्थ्य। तो बूढ़ी काकी का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा था? बूढ़ी काकी के नेत्र, हाथ, पैर
आदि सभी अंग जवाब दे चुके थे। दूसरा, बूढ़ी काकी के परिवार में अब बचा एकमात्र सदस्य कौन बचा हुआ था? तो उनका भतीजा बुद्धिराम। बुद्धिराम ने इस तरह लिखाई बूढ़ी काकी की संपत्ति। यह तीसरा प्रश्न है। तो किस प्रकार लिखाई? खूब चौड़े, लंबे चौड़े वादे करके। चौथा देखिए प्रश्न, बूढ़ी काकी के रोने का ढंग, उनके रोने का तरीका कैसा था? तो जवाब है, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो यह हुए कुछ प्रश्नों के प्रकार, जो कि उत्तर के तौर पर भी आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित है, जो कि 2 अंकों के लिए आया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपके विचार यहाँ पर सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, मतलब अपने अपने विचार है भाई, तो हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन लिखावट होना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने का यहाँ पे प्रयास किया है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य के शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं, ताकतवहीन हो जाते हैं। उन्हें हमेशा बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। छोटी छोटी बातों से वह नाराज़ हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों से वह खुश भी जल्दी हो जाते हैं। जिस तरह लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें कम महत्व देते हैं, उसी तरह उनकी बातों पर या फिर उनके महत्व को जो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार बचपन और वृद्धावस्था में बहुत सारी चीज़ें, बातें समान होती है। इसलिए उपर्युक्त विधान सच ही साबित होता है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, यह यहाँ पे साबित होता है। यह हुए मेरे विचार, लेकिन आप हर एक छात्र के जो विचार है वो कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, जो कि आपको लिखना ही है। यह प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, यह अंक हाथ से जाने नहीं देने हैं। तो आइए देखते हैं अगला उदाहरण, जो कि है प्रश्न 3A। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, जो कि आया है 4 अंकों के लिए। यह जो पद्य है वो है मन। उसका प्रकार विधा जो हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस प्रकार की एक पूरक पठन पद्य विभाग की रचना यहाँ पर दी है। उस पर प्रश्न देखिए, परिणाम लिखिए 1 अंकों के लिए। सितारों का छिपना और दूसरा तुम्हारा गीतों को स्वर देना। तो क्या परिणाम हुआ? सितारों का छिपना, इस पर क्या परिणाम हुआ? तो देखिए उत्तर, सितारों का छिपना मतलब परिणाम हुआ सुना आकाश। तुम्हारा गीतों को स्वर देना, उसका क्या परिणाम हुआ? तो देखिए, गीतों को स्वर देना, उसका उत्तर हुआ गीतों का अमर होना। अगला प्रश्न का प्रकार देखिए बच्चों, उत्तर लिखिए, जो कि 1 अंकों के लिए आया है। आधे आधे अंक यहाँ पे दिए जाते हैं। तो छिपे हुए और गीतों को, तो क्या है ये छिपे हुए? तो छिपे हुए है सितारे। गीतों को क्या मिला है? तो गीतों को मिला है स्वर। यह उत्तर यहाँ पे लिखना अपेक्षित हो जाता है, जबकि आप पठित पद्यांश पूरक पठन में अच्छे से अध्ययन करते हैं। पूरक पठन में भी स्वमत अभिव्यक्ति यह प्रश्न पूछा जाता है। आँखें देखने के अलावा और कोई भी तरह के काम करती है, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आँखें सभी को मालूम है। तो देखिए, यह जो आँखें हैं और कौन से विचार या फिर और कौन से काम करती है? तो देखिए, आँखें हमारे शरीर का
एक महत्वपूर्ण अंग है। आँखों से हम देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ कई अनेक काम किए जाते हैं। आँखों से अनेक विविध मानवीय भावनाएं प्रकट की जा सकती हैं, जैसे कि आँखों से तरेर कर क्रोध प्रकट किया जा सकता है। मन में छुपी वाली दुख की भावना को आँखों में आंसू लाकर प्रकट किया जा सकता है। कोई अचरज की घटना होने पर वाणी के साथ साथ आँखों से भी भाव प्रदर्शित किया जाता है। आँखों का एक सबसे आवश्यक काम है, जो मनुष्य को निद्रा अवस्था में ले जाकर उसे आराम दिलाता है। यह काम आँखों को बंद किए बिना संभव नहीं है। इस प्रकार आँखें देखने के अलावा और कई महत्वपूर्ण काम करती है, यह स्पष्ट होता है। मतलब इस प्रकार यहाँ पे विचार स्पष्ट किए हैं स्वमत अभिव्यक्ति इस प्रश्न के आधार पर। और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में भी रखनी है बच्चों। तो देखिए, पूरक पठन का अध्ययन करने से छात्र आसानी से अंकों की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति करवा सकता है। स्वमत अभिव्यक्ति के नियमित अभ्यास से छात्रों को ज़्यादा अंकदान का लाभ होगा। आनंद लेने के लिए पढ़िए, सिर्फ मत पढ़िए तो आनंद लेने के लिए पढ़िए। सीखी हुई भाषा का अध्ययन करना, अभ्यास करना, पठन या वाचन कौशल्य का विकास करना, पठन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना, वाचन की गति को समृद्ध बनाना, यह अलग अलग महत्वपूर्ण बातें हमने ध्यान में ली। बच्चों, हमने अलग अलग उदाहरण तो देखे, लेकिन उसके साथ आपको गृह कार्य भी करना आवश्यक है, जिससे आपके अध्ययन की गति तो तेज होगी, उसी के साथ हर एक प्रश्न का आप एकदम कम से कम रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करके अच्छे अंकों की प्राप्ति करवा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक शब्द आया है बच्चा, तो उसके लिए विलोम शब्द भी आपको ढूंढना है। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द, उसका लिंग परिवर्तन करना है, पर्यायवाची शब्द भी लिखना है और बहुवचन भी लिखना है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न सूचना के अनुसार शब्द परिवर्तन कीजिए। अलगता देखिए इस प्रश्न की, या यहाँ पे एक ही शब्द आया है जो कि अलग अलग स्वरूप में आपको परिवर्तित करना है। तो यह गृह कार्य आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अंत में यही कहूँगी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। बच्चों, यह जो प्रार्थना है या फिर गीत है, यह हमसे या फिर हमें बहुत अच्छा संदेश दे जाता है कि हमेशा हमारे मन की शक्ति पर हमेशा विश्वास रखिए। कमज़ोर मन वाले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति निडर है, आत्मविश्वासु है, मेहनती है, उनको सदा निसर्ग अच्छे से अच्छे आनंद भी देगा और मेहनती होने के लिए उन बच्चों को अच्छा आनंद भी जीवन में प्राप्त कर मिलेगा। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का विषय आपको समझ में आया होगा। मुझे यहाँ वार्तालाप करने का सुनहरा मौका दिया, इसलिए मैं सभी मान्यवर अधिकारी, सीएनओ और टीम, मेरे सभी सहकारी अध्यापक मित्र और लगन एवं मेहनत से अध्ययन करने वाले सभी छात्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अंत में 2 लाइन आपके सामने पेश कर रही हूँ। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में मिलती है, माथे के पसीनों में मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।